नमस्कार, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति। पिछले लेक्चर में अपन ने बात की 1857 की क्रांति के बारे में, जिनमें हमने महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स से उनमें चर्चा की, जिसमें भूमिका के बारे में अपन ने बात कर लिया। भूमिका के बाद में अपन ने बात की तात्कालिक कारण के बारे में। उस समय जो तत्काल की घटनाएं थी उसमें अपन ने तात्कालिक कारण में अपन ने क्या देखा, तत्काल की घटनाओं के बारे में। उस समय जो तत्काल की घटनाएं थी, दो अपन ने महत्वपूर्ण घटनाएं देखी। मेनली अपन रिवीजन के थ्रू देखे तात्कालिक घटनाओं के। तो भैया जो उस समय जो स्थिति बनी कि भैया जो उस समय जो सैनिकों के मध्य क्या आता है, या मार्केट में आई एक नई गन। मार्केट में आई एक नई गन जिसको बोले अपन नई एनफील्ड गन। ये जो नई एनफील्ड गन थी, बोला भैया इसमें क्या होता था कि इसमें यूज किया जाता था कारतूस। एक जो एनफील्ड गन चला रहा है, जैसे मान लो ये गन है, एक मैंने डेमो के लिए रख रखा था, एक ये गन है। इस गन के साथ में आपको एक मिलेगा कारतूस का पैकेट। भैया कारतूस के पैकेट में सिर्फ आपको जो पैकेट होगा ना, पैकेट बना होगा किसके, गाय और सुअर की चर्बी से। ये अफवाह थी, गाय और सुअर की चर्बी से बना होगा। आपको क्या है कि उसको दांत से छीलना पड़ेगा, छीलने के बाद में उसको ये फाड़ना पड़ेगा, फाड़ने के बाद में उसको जो कारतूस है, कारतूस का जैसे गन है ये, तो गन के अंदर डाल के सीधा। और उससे पहले अपन बात करें, इस नई एनफील्ड गन से पहले हम यूज कर रहे थे कौन सी गन? हम उस समय यूज कर रहे थे पुरानी ब्राउन बेस गन। पुरानी ब्राउन बेस गन, ये गन है, ये मानो पुरानी ब्राउन बेस गन है। इस गन में क्या हो रहा था, जैसे ये गन है तो यहां पे अंदर की तरफ डलता था पहले गन पाउडर, इसके बाद में डलता था कारतूस। यानी कि एक जो पर्टिकुलर सैनिक था उसको तीन सामान रखने की आवश्यकता होती थी। एक तो गन पाउडर रखेगा, गन पाउडर के साथ साथ क्या रखेगा, कारतूस रखेगा, कारतूस के साथ गन रखेगा। उसको मॉडिफाई कर दिया गया एनफील्ड गन में। एनफील्ड गन में कोई पाउडर वाउडर की जरूरत नहीं थी, सीधा आता था कारतूस का पैकेट। इससे क्या हुआ कि भैया जो कारतूस का जो पैकेट था वो बना था गाय और या सुअर की चर्बी से। इससे क्या हुआ, सैनिकों के मध्य असंतोष उत्पन्न हो गया। भैया असंतोष कैसे उत्पन्न होगा, आप भी आपको मैं बताया था। असंतोष कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि जो हिंदू होते हैं, हिंदू के लिए गाय, वो गाय का मांस को मुंह नहीं लगा सकता। इसी प्रकार जो मुसलमान होता है वो सुअर के मांस को मुंह नहीं लगा सकता। इसलिए इनकी जो धार्मिक भावनाएं थी, धार्मिक भावनाओं को क्या पहुंची, ठेस पहुंची। और अपन ने इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में स्टडी की थी। पहली घटना अपन ने देखी थी मार्च 1857 की, और दूसरी घटना अपन देखी थी अप्रैल 1857 की। मैं आशा करता हूं आपको दोनों घटनाएं अच्छी तरह समझ में आई होगी। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि भैया वास्तविक कारण क्या, चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों के मध्य असंतोष इसका वास्तविक कारण था, या क्या अलग अलग जगह से लोगों में क्या था, असंतोष उत्पन्न हो रखा था और वो एक विद्रोह के रूप में फूटा। अपन ने वास्तविक कारणों के अंदर एक अपन ने आर्थिक कारण देखा, आर्थिक कारण में अपने भू राजस्व व्यवस्था देख लिया, हस्तशिल्प का पतन देखा, ऐसे अनेक कारण देखे। इसके बाद में हमने देखा क्या, धार्मिक आर्थिक कारण हो गया। आर्थिक के बाद में अपन देखा राजनीतिक कारण, किस प्रकार से वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये शांतिपूर्ण विलय की नीति। इसके बाद में जो अवध था, अवध के ऊपर क्या लगाता है, कुशासन का आरोप लगाता है। भैया यहाँ पे कुप्रशासन का आरोप के थ्रू आउटरम की रिपोर्ट है, इसमें बोला कि भैया अवध का जो राजा है वो क्या कर रहा है, कुप्रशासन कर रहा है। यानी कि वो ज्यादा ही अपने भोग विलास में लिप्त है, इसलिए क्या करते हैं, हम इसको ब्रिटिश भारत में मिला लेते हैं। तो वहां से नाराजगी पैदा हुई, वहां से पूरी जनता ने साथ दिया, उसका जो अपक्रांति हो गया अपन पढ़ने वाले प्रमुख केंद्र के अंदर। तो अब अपने तीसरा पॉइंट की बात करें, सब रेडी? तीसरा पॉइंट अपन बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार, सामाजिक और धार्मिक कारण। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में। यह 1857 की क्रांति का पार्ट सेकंड है, इसी में अपन सब खत्म कर देंगे। अब आता है सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक हो गया और कौन सा कारण हो गया, सामाजिक हो गया और धार्मिक कारण हो गया। आइए दोस्तों सारे अपन देखते हैं फटाफट। भैया देखो, सामाजिक जो कारण था, मेन मैं बताता हूं आपको। सामाजिक कारण, उस समय जो समाज में कई समाज सुधार भी हुए थे, कई सुधार हुए थे। तो पहला पॉइंट, अब मैं बस सारे पॉइंट लिखूंगा, फिर आपको मैं एक एक करके विस्तार से समझाने वाला हूं। तो पहला अपन पॉइंट की बात करें, जिसमें क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, समाज में सुधार हुआ, यानी कि सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार हुए भैया समाज में। जैसे 1829 में क्या होता है, ये लगा लो, यहां पे लगाओ। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से धारा 17 के तहत सती प्रथा पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि सती प्रथा पर प्रतिबंध, जो सती प्रथा थी, सती प्रथा पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। सेकंड अपन बात करें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया। विधवा
पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। भी जो नियम पारित हुए ना, ये एक तो सती प्रथा वाला, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ऐसे जो समाज सुधार हुए उसमें क्या हुआ कि समाज में क्या हुआ, नाराजगी हो गई। जो समाज है वो क्या हो गया, समाज में नाराजगी, समाज हो गया नाराज, समाज क्या हो गया भैया, नाराज हो गया, क्योंकि भैया ये अंग्रेजों ने किया था। ये जो हमारी पुरानी प्रथाएं थी उनको उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ये उन पर प्रतिबंध लगा दिया। भैया बी पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट अपन ने देखा सामाजिक सुधार के बारे में। दूसरा आता है ईसाई मिशनरियों की भूमिका, यानी कि समाज में, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं क्या, सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक के बारे में बात करें तो यानी कि सामाजिक कारण हम देखेंगे समाज से रिलेटेड, जो सारा रिलेट करेगा समाज को, यानी कि समाज में ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति, ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति, मिशनरियों की नियुक्ति। ये लो, अभी बता रहा हूं सारा कैसे क्या इफेक्ट पड़ा है। थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे, इसी समय क्या हुआ कि 1850 में एक अधिनियम पारित हुआ। 1850 में क्या होता है, 1850 की बात है, 1850 में होता है एक अधिनियम पारित, जिसको अपन बोलते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, जिसको बोलते हैं अपन धार्मिक अयोग्यता का अधिनियम। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या था, थोड़ा सा आप वेट करें, पहले अपन बात करते हैं ये सामाजिक सुधार में। पहला पॉइंट अपन ने बात कर लिया कि भैया जो सामाजिक सुधार तो उसमें कैसे क्या प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि समाज में क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति। आप जानते हो कि अपने आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें क्या बोला गया, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या बोला गया, जिसमें बोला गया कि भैया कि भारत में क्या होगा कि जो धर्म प्रचार के लिए क्या होगी, ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति। यानी कि ये जो ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियों की भूमिका, सॉरी नियुक्ति की जगह भूमिका आएगी, समाज में ईसाई मिशनरियों की भूमिका। 1813 के चार्टर एक्ट में अपन ने देखा कि यहां पे क्या होगी, धर्म प्रचार के लिए जो धर्म होगा ना उसके प्रचार के लिए क्या होगा, ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति होगी। जो कि इनका क्या काम था भैया, ईसाइयों को जितने भी होंगे ना, सारी जगह जाना, घूमना फिरना और अपने धर्म के बारे में बताना, यानी कि धर्म प्रचार करना या एक धर्म में धर्म का परिवर्तन करना। जो अंग्रेज थे इनका मेन सबका रीजन ये था, ये सबका इनका एक टारगेट था कि भैया जितने भी भारतीय सबका क्या कर दे, हम धर्म परिवर्तन कर दे और इनको ईसाई बना दे। तो ये थी ईसाई मिशनरियों की भूमिका भी समाज में, यानी इनका मेन टारगेट था। सीधा ये पॉइंट आपके दिमाग में है तो ये याद रखो, इनका मेन पॉइंट ये था, ये मेन टारगेट ये था कि सभी भारतीयों को क्या बनाना, ईसाई बना देना। लेकिन ये इनका कुछ हद तक सफल कुछ ही नहीं हो पाए, मतलब मैक्सिमम कुछ लोगों ने इसको ना किया, क्या कुछ लोगों ने इसको क्या किया, अपनाया, लेकिन ये इनका जो टारगेट था वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मेनली कोई बना ही नहीं ईसाई। 1850 का अधिनियम, भैया 1850 का अधिनियम में क्या है, आपने क्या लिख दिया है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या है भैया। देखो इस अधिनियम ये जो अधिनियम था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ये अधिनियम आने से पहले इससे पहले की बात करते हैं, समाज में क्या स्थिति थी, पहले की बात करते हैं जो समाज था उसमें क्या स्थिति बनी हुई थी, जो समाज था इसमें क्या स्थिति बनी हुई थी भैया। उस समय देखो, अगर कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन करेगा तो आप भी जानते हो वो, देखो कोई धर्म परिवर्तन करके अपने घर आता है, घर वाले अच्छे थोड़ी बताएंगे यार तूने तो ईसाई धर्म अपना लिया, अच्छा थोड़ी बताएंगे। तो उसके घर वाले क्या करेंगे, उसको घर से बाहर निकाल देंगे। उसको क्या करेंगे, उसको घर से बाहर निकाल देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे और उसकी जो संपत्ति है तो उसको संपत्ति से भी क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि इससे पहले समाज में क्या स्थिति थी, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन करता है, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसको घर से और संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। घर हो गया और संपत्ति से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। घर हो गया और संपत्ति से क्या कर दिया, वंचित कर जाएगा। लेकिन ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम में बोला गया अगर कोई पर्सन धर्म परिवर्तन करता है तो उसको संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसको
संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बोला, ये तो यार कि काम करा, अब घर वाले बोलेंगे ये तो काम करा, अब साला धर्म परिवर्तन भी कर लिया, फिर भी उसको संपत्ति से क्या है वंचित नहीं कर सकते। तो ये था सामाजिक और धार्मिक कारण, जिसमें अपन ने देखा सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार के थ्रू अपन ने देखा सती प्रथा प्रतिमा लगा दिया, विधवा पूर्ण विवाह दी। तो आपको एग्जांपल दूंगा भाई, ये सिचुएशन हो गई थी, ये क्या हिंदू रीतियां थी, हिंदू रीतियों को प्रतिबंध लगा दी, तो भैया हिंदू के क्या हुआ, ठेस पहुंचा, तो समाज क्या हो गया, नाराज हो गया। दूसरा पॉइंट, समाज में ईसाई मिशनरियों की भूमिका, क्योंकि अपन जानते हैं 1813 में चार्टर एक्ट आता है, उसके थ्रू बोला जाता है धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति की जाएगी। तो उससे क्या हुआ, ये क्या है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, या फिर वैसे कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो हमारे समाज में क्या हो रही है, इनके खिलाफ विद्रोह की भावना जाग रही है। तो यानी कि इनका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है समाज में। 1850 में क्या आता है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ लेगा भैया, ये घूमता सवाल है, घूमता क्या, छुपा रुस्तम सवाल। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, इसमें बोला गया उससे पहले समाज में, इस अधिनियम से पहले समाज में क्या स्थिति थी, ये जो अधिनियम है इससे पहले समाज में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, धर्म परिवर्तन करता है, तो उसके घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, तो उसको क्या होगा, बाहर निकाल देंगे, उस संपत्ति से क्या कर देते, वंचित कर देते। लेकिन जैसे ही अधिनियम आता है, अधिनियम आया उसके बाद में बोला गया कि भैया अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसको संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मेन जो आपको फोकस रखना है वो रखना है संपत्ति पर, क्योंकि ये जो नियम टिका है संपत्ति पर टिका है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, अब लाएगा सैनिक कारण। ये सैनिकों के मध्य क्या कारण थे, वो तो अपन ने देख लिया, चर्बी वाले कारतूस नहीं। अब अपन उससे हट के बात करेंगे, थोड़ा सा हट के बात करने वाले। और बताओ आप लोग कैसे, सारे मजा आ रहा है नहीं आ रहा। अब अपन प्रमुख केंद्र पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपन सारे याद करेंगे ट्रिक के साथ में। मतलब भैया ट्रिक के साथ में मजा आ जाएगा, ट्रिक कैसे बना के लाओ, मजा आ जाएगा। आपको फिर जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ये चैनल को कितना मेहनत करते हैं हम आपके लिए, बताओ। अब आपके लिए संडे को मैं इसी के यानी कि 1-2 दिन में आपको मैं क्या करता हूं, इसकी एक पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा। यानी इसके जो संडे आने वाला है, संडे को एक वीडियो आएगा जिसमें 1857 क्रांति का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद में 1857 क्रांति के सवाल नहीं घूमेगा या नहीं पूछेगा, वह अपन पीपीटी पढ़ाने वाले हैं। चौथा, अब हमारा जो टाइपिस्ट है राहुल, हमारा टाइपिस्ट का नाम है राहुल भाई साहब, वो 2-4 दिन से पीपीटी में लग रहा है, पीपीटी तगड़ी बन रही है। चौथा अपन पॉइंट देखते हैं भैया, आ जाओ पीपीटी बनती रहेगी। सैनिक कारण, सैनिक कारण, हाँ तो भैया सैनिक कारण के बारे में देख ले, रेडी सारे, तो आ जाओ। सैनिक कारण में पहले देखते हैं सैनिकों के मध्य भेदभाव। सैनिकों के मध्य भेदभाव, भी किस प्रकार सैनिकों के मध्य क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो अपन देखेंगे। अब पहले पॉइंट्स लिख ले अपन, फिर एक साथ सबको एक्सप्लेन करना, वरना एक्सप्लेन कर दूंगा टाइम ज्यादा लगता है। सैनिकों के मध्य भेदभाव। दूसरा अपन क्या देखते हैं, दूसरा अपन देखते हैं कि 1854 का एक एक्ट आता है, डाकघर अधिनियम। भैया आपने पढ़ा रखा है हमें, अरे उछलो मत यार, उछलो मत, शांति से थोड़ा देख लो तो यार, अदर भी कोई देख रहा है वीडियो वो भी देखे तो सही, क्या है अधिनियम। 1854 का होता है डाकघर अधिनियम। भैया ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, आपने पढ़ाया था अच्छी तरह। 1854 का डाकघर अधिनियम। थर्ड पॉइंट अपन क्या देखते हैं, 1856 में क्या आता है, 1856 में एक सिंपल सा अधिनियम आता है जिसको बोलते हैं सामान्य भर्ती अधिनियम। सामान्य भर्ती अधिनियम। तो आइए दोस्तों अपन बात करते हैं पहले सैनिकों के मध्य भेदभाव किस प्रकार से हो रहा है। आप जानते हो भैया सैनिकों मेन तो भेदभाव का कारण क्या था, गोरे काले का, तू गोरा मैं काला। अंग्रेजी ये बोलते थे, जो भी अंग्रेज भारतीय दिखता था तो उसको गोरे काले के चिढ़ाने का काम था उनका। तो मेन अपन पहले क्या बोलते हैं कि गोरे काला, अरे यार गोरे और काले में भेदभाव। ये पहला पॉइंट निकल गया, गोरे और काले का भेदभाव। सेकंड पॉइंट क्या था भैया, उस समय जो सैनिक थे वो 2 थे। सेना में सैनिक कितने थे, 2 टाइप के थे। भैया बोले 2 टाइप के कैसे हो गए,
एक टाइप का तो होगा भैया भारतीय और एक होगा यूरोपियन। हाँ भैया सही बात है, एक तो होगा क्या भारतीय और एक होगा यूरोपियन। भारतीय जो सैनिक होता था उसको देख लो महीने के 7 रुपए मिल रहे हैं। भारतीय सैनिक को अगर महीने के 7 रुपए मिल रहे हैं तो अगर भारतीय सैनिक को कितने महीने के 7 रुपए मिल रहे हैं तो उसकी जगह यूरोपियन सैनिक को महीने के 70 रुपए मिलते थे। आप तो यही देख लो भेदभाव का मेन कारण। दिखा समझ में आया। थर्ड अपन देखें, अब भारतीय के लिए जो उच्च से उच्च जो पोस्ट थी, बोलते ना प्रमोशन होता है, तो मैक्सिमम जो प्रमोशन होके जो भारतीय के लिए जो उच्च से उच्च पोस्ट बनी थी वो थी सूबेदार की। वो कौन सी थी? वो थी सूबेदार की। और इनके लिए उच्च उच्च पद, जो बड़े बड़े पद थे वो खाली थे, इनके लिए खाली है उच्च पद। ए पॉइंट और अपन देखते हैं भैया, जो सैनिक थे उनको दाढ़ी और तिलक लगाने की अनुमति नहीं थी, उनको प्रतिबंध लगा रखा था। दाढ़ी एक तो तिलक, एक हो गया दाढ़ी। दाढ़ी एक सेकेंड, इस पर क्या था? बैन लिख देता हूं ना, प्रतिबंध समझ जाना। इस पर क्या था? तिलक और दाढ़ी पर क्या था? बैन था। दूसरा पॉइंट पाते हैं 1854 का डाकघर अधिनियम। इसको लेके आओ, थोड़ा सा घुमाओ, इसको बॉक्स बनाओ, बॉक्स बना के इसको थोड़ा सा यहां से घुमाते नीचे आते हैं। 1854 का डाकघर अधिनियम क्या होता है कि भैया जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, एक तो अपना देखा कलकत्ता, एक थी मद्रास, एक बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसी में क्या किया गया? एक एक डाकघर की स्थापना कर दी गई और इन डाकघर के लिए एक एक क्या बना दिया गया, वो आप कमेंट में डाल देना भैया क्या क्या इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए, तीनों प्रेसिडेंसी जो डाकघर इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या बनाया गया था, किसकी स्थापना की गई थी, वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। क्वेश्चन है आपके लिए। जो डाकघर अधिनियम था इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति, पहले क्या है कि सुनो, डाकघर अधिनियम से पहले सैनिकों में मध्य क्या स्थिति थी पहले वो देखते हैं, फिर आपको बताता हूं डाकघर अधिनियम। उस समय जो सैनिक थे अगर उनको कोई अपनी चिट्ठी यानी डाक पोस्ट करनी होती थी तो वो क्या करते थे? उनका बिना पैसे के क्या करते थे? वो किसी भी डाक को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि निःशुल्क सेवा उपलब्ध थी इनके पास में। लेकिन जैसे अधिनियम आता है, अधिनियम में बोला था अगर कोई व्यक्ति किसी डाक को कहीं दूसरी जगह बेचता है तो उसको एक चीज होगा, टिकट या स्टाम्प, जिसके क्या होगी? दूरी के हिसाब से पैसा होगा। यानी कि जितनी ज्यादा दूरी आप तय करोगे उतनी ज्यादा, जितनी दूर आपको भेजना होगा उतना ही आपका क्या लगेगा? पैसा लगने वाला है। यानी कि इनमें क्या हुआ कि जो डाकघर अधिनियम था उसके थ्रू जो सैनिक थे, सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा प्रतिबंध लगा दिया। ये डाक सेवा समाप्त, सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त। जो सैनिक थे इनकी क्या हो गई? निःशुल्क जो डाक सेवा थी वो समाप्त कर दी गई। इससे भी क्या होगा? असंतोष आएगा। भैया हम तो सैनिक था, अब कई सैनिक वाला कोई कहां पे है तो कोई कहां से जा रहा है, अब वो तो अपने घर को तो खत तो लिखेगा ना, अब उसको पैसे देने पड़ने लग गए। ये एक मेन पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। भैया ये सामान्य भर्ती अधिनियम क्या था? कि भैया सामान्य भर्ती अधिनियम क्या था? सामान्य भर्ती अधिनियम ऐसा अधिनियम था कि इस अधिनियम में सरकार द्वारा कहा गया कि भैया अगर कोई भी सैनिक, या छोड़ो इसको आसान भाषा में समझाऊं तो अगर सरकार क्या बोलती है, सरकार ऐसे बोलते है कि भैया अब हम है ना, हम आपको कहीं भी आपको क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं, कहीं पे भी आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। कहीं पे मतलब समुद्र पार यात्रा है, मेनली इस पर फोकस किया गया था समुद्री पार यात्राओं पर। यानी कि इनको समुद्र पार यात्राएं करवानी चालू कर दी। यानी कि समुद्र पार, अगर चाहे आपको बर्मा जाना हो, यानी कि म्यांमार जाना हो, या अदर कोई देश में आपका युद्ध हो गया हो तो हम आपको वहां पे लेके जाएंगे। यानी कि इसमें बोला गया समुद्र पार यात्रा है, समुद्र पार यात्रा है। अब लेकिन आप एक चीज जानते हो क्या? कि जो समुद्र पार यात्रा है वो क्या है कि हिंदू धर्म में क्या है, ऐसा बोलते हैं कि जो समुद्र पार यात्रा है वो हिंदू धर्म के लिए सही नहीं है, मतलब कि वो धर्म भ्रष्ट करती है। तो ये यहां से क्या हो गया? एक असंतोष हो गया। यहां से क्या हो गया? एक असंतोष हो गया। तो ये था सैनिक कार्य। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात करें प्रमुख केंद्र जिसमें आपको आने वाला है मजा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो उसका, फिर आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं क्वेश्चन का लेवल क्या बनता है। चलिए स्टार्ट करें। अब यही कारण थे छोटे मोटे, जैसे संडे को आपकी एक क्लास आएगी जिसमें अपन बात करेंगे
इसके क्वेश्चंस की, चाहे से एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे से ऑल पीसीएस एग्जाम्स हो जिसमें मैं टॉप 30 के अराउंड क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, चाहे से पीसीएस, चाहे से आरएस का देख लो, एमपी पीसीएस का देख लो, यूपी पीसीएस का देख लो, कोई सी पीसीएस उठा के देख लेना, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, देखना ना भूलो, क्योंकि वो उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल थाइनोस स्टडी पॉइंट पे आई जाएगी, जो आपके लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमुख केंद्र। इसमें इससे लिखते हैं, ग्रीन से चलते हैं ना। प्रमुख केंद्र कौन सा पॉइंट नंबर, शायद 1 2 3 4 है। प्रमुख केंद्र कि भैया प्रमुख केंद्र से क्या मतलब है? भैया प्रमुख केंद्र से क्या मतलब? प्रमुख केंद्र यानी कि भैया उस समय जो आप जानते हो, उस समय जो क्रांति हुई, उस समय जो क्रांति हुई, कहां का? उस समय जो क्रांति, आप जानते हो कि जो मध्य भारत और उत्तरी मध्य भारत के बीच में क्रांति हुई थी, जो दक्षिण भारत था ना उसके अंदर तो क्रांति की हवा ही नहीं चली। सही बात है ना? तो जहां जहां क्रांति हुई तो वहां पर्टिकुलर जो रियासत होगी या फिर कोई एक पर्टिकुलर, हाँ रियासत मान लो, रियासत होगा, राज्य होगा, जहां पे क्रांति हुई वहां का कोई एक नेता होगा, क्रांति का और नेतृत्व करने वाला कोई नेता होगा पर्टिकुलर। तो इसमें सवाल बनता है कि भैया कहां पे क्रांति हुई और उस क्रांति का नेता कौन था, और उसको दबाने के लिए, उस जो विद्रोह था उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी आया था। तो अपन बात करने वाले हैं पहले दिल्ली की, पहले दिल्ली की। भैया ट्रिक खतरनाक होगी, मैं अभी बोल रहा हूं, ट्रिक्स खतरनाक होने वाली है इसकी ही। मजा आ जाएगा आपको देख के, भैया यार मजा आ गया, ऐसे बोल के जाओगे। कमेंट बॉक्स में डाल देना भैया मजा आ गया, ट्रिक देख के डलना चाहिए भाई कमेंट बॉक्स में, भैया क्या आ गया, मजा आ गया। तो दिल्ली की अपन बात करें, पहले बात करते हैं वास्तविक नेता। जो दिल्ली था ना, इसमें दो प्रकार के नेता हुए थे, एक तो हुआ था प्रतीकात्मक नेता, एक था वास्तविक नेता। प्रतीकात्मक नेता था बहादुर शाह जफर। इसका जो प्रतीकात्मक नेता था, इसका जो प्रतीकात्मक जो नेता था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर कौन था? इसका प्रतीकात्मक नेता भी, प्रतीक के रूप में। और एक था वास्तविक नेता, वास्तविक नेता था बख्त खान। बख्त खान, बख्त खान कौन था? बख्त खान इसका क्या था? वास्तविक नेता था। जैसे प्रतीकात्मक नेता नहीं होता कि कोई जैसे पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी, बात करें इंडिया की कोई पार्टी ले ले, पर जो नेशनल लेवल की पार्टी है, कोई राज्य में चुनाव हुआ तो वो नेता भी आएगा प्रचार करने के लिए, नेता भी आएगा क्या प्रचार करने के लिए, बैनर्स तो उसके भी लगेंगे। वो क्या है? प्रतीकात्मक नेता है। वो थोड़ी ना वहां का सीएम बनेगा। कोई जैसे मान लो कोई राज्य, उसका सीएम का चुनाव है, तो वो पर्टिकुलर उसका राज्य का सीएम थोड़ी ना बनेगा। सीएम तो वो किसी को बताएगा, हाँ भाई ये हमारा सीएम है, एक तरह से उसका प्रचार करने के लिए आ रहा है, लेकिन सीएम कोई दूसरा होगा। ऐसे ही था, ये था प्रतीकात्मक नेता बहादुर शाह जफर। लेकिन इसका वास्तविक नेता था बख्त खान। बोला भैया आपने बता दिया, जिन्हें ये याद रखना, सिर्फ एक में आता है प्रतीकात्मक नेता। चलो अब ये इसको दबाने के लिए कौन आया था? इसको दबाने के लिए कौन आया था? इस विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह दबाने के लिए कौन आया था? विद्रोह दबाने के लिए दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो था निकोलसन, एक था हडसन। एक नेता था निकोलसन, 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 निकलसन, और एक था हडसन। भैया मजा नहीं आ रहा यार, भैया याद नहीं होगा, ऐसा तो है भैया याद नहीं होगा, फिर क्या मतलब है? चलो आपको याद करा दे, ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए खतरनाक वाली। ट्रिक के बाद ट्रिक खतरनाक खतरनाक है। ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक बोलती है कि भैया जो मुगल सम्राट, ट्रिक बोलती है कि मुगल सम्राट ने इनको बाहर निकालकर हड़का दिया। मुगल सम्राट ने इनको बाहर निकालकर हड़का दिया। ये आपकी भैया ट्रिक है। ये ट्रिक भैया, ट्रिक कैसे हो गई? जो मुगल सम्राट कहां पे है? दिल्ली में होता था मुगल सम्राट। तो ये मुगल सम्राट साहब को पता लग गया कहां पे? दिल्ली में हुई। इनको बाहर, वैसे हो गया बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जहां पे पूछेगा ना, तो वहां पे बहादुर शाह जफर आपको आंसर लगाने क्या आना है। ऐसे नहीं पूछेगा प्रतीकात्मक नेता, वास्तविक नेता। अगर पूछता है तो आपको ऐसे लगा क्या आना है, वरना पूछा भैया कि जो दिल्ली की तरफ से इसका जो नेता था वो कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो मुगल सम्राट दिल्ली में बाहर यानी कि बाहर निकालना, बहादुर शाह जफर। निकाल से हो गया निकोलसन, निकाल से हो गया निकोलसन, और हड़का दिया, हड़का यानी कि हडसन।
ऐसे मान लो ना, स्टोरी से रिलेट कर लो। अगर ये दोनों क्या है कि मुगल दरबार में आए थे, उससे बहादुर शाह जफर क्या था, मुगल सम्राट था। जैसे दरबार में तो कोई खराब बात बोल दी होगी, जैसे राजा क्या हो गया, सम्राट साहब नाराज हो गए। सम्राट साहब जैसे नाराज हुए तो उनको बाहर निकाल के हड़का दिया, बाहर निकाल दिया। उनके जो सिपाही थे उन्होंने इनको हड़का दिया। तो ये थी इसकी ट्रिक। मुगल सम्राट ने इनको बाहर निकालकर हड़का दिया। निकाल से तो हो गया निकलसन, हड़का से हो गया हडसन। तो ये था दिल्ली के बारे में। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट 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 स्क्रीनशॉट लो। फिर बात करें अपन नेक्स्ट की। हो गया स्क्रीनशॉट रेडी सारे? चले नेक्स्ट में। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी? अब अपन बात करेंगे अवध की। भैया अवध को तो कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था, तो अवध की तरफ अवध भी करेगा ना। अवध के भाई पूरी जनता साथ थी। अवध से क्या है, पूरी जनता साथ थी इनके, अवध वालों के। तो अवध का उस समय जो शासक था वो कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का उस समय जो शासक था वो कौन था? वाजिद अली शाह। और उसकी बेगम कौन थी? बेगम हजरत महल। तो इसमें पार्टिसिपेट करेगी बेगम हजरत महल। तो बात करते हैं अवध, अवध या लखनऊ, कुछ भी पूछ सकता है दोनों में से। अवध हो गया या लखनऊ हो गया। अब बात करते हैं इसके वास्तविक नेता के बारे में। वास्तविक नेता नहीं, सीधे नेता ही आएंगे। नेता कौन थी? नेता थी बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह की बेगम। वो कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। चलो नेता बना दिया किसको? बेगम हजरत महल को उसका नेता बना दिया। नेता बना दिया तो उसको दबाने वाला कौन आएगा? विद्रोह को दबाने के लिए आएगा। मैं सिर्फ दबाने लिख रहा हूं। विद्रोह को दबाने के लिए कौन आएगा? विद्रोह को दबाने के लिए आएगा कौन? कैंपबेल। कैंपबेल के क्या कि दो नाम निकल गए थे, जैसे कैंपबेल हो गया, कैम्बल हो गया। कैंपबेल हो गया। इसको सही लिखता हूं ना एक बार में, परफेक्ट लिखता हूं। ये थोड़ा मारकर तिरछा चल जाता है। एक सेकंड रुको। कैंपबेल हो गया, ये कैम्बल हो गया। दोनों एक ही है, तो मैं कैंपबेल ही लिखूंगा फिर भी एक बार। तो इसको दबाने के लिए कौन सा आता है? कैंपबेल आता है। भैया ट्रिक बता दो आप, तो मजे आ जाएंगे। देखो ट्रिक है, एक बेगम बनाते हैं पहले। बोला भैया यार आपकी ड्राइंग भी बहुत तगड़ी है, ये अच्छी बेगम है। कौन सी? अच्छी बेगम। ये लो, ये इसकी हो गई जुल्फे, हो गई ये इसकी हो गई जुल्फे। ये कौन है? बेगम। देखो आप यहां पे लिखते हैं अच्छी बेगम, अच्छी बेगम। देखो बात करते हैं, अब अपनी बात करते हैं, अपने पे आते हैं। अपने को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो अपने को क्या है? अच्छी बेगम। चलो रोजगार के बाद में, रोजगार क्या इलेक्ट्रिक है। अपने को क्या चाहिए? अच्छी बेगम चाहिए भाई साहब। शादी करेंगे तो अच्छी बेगम से करेंगे। तो अच्छी बेगम के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी? एग्जाम फाइट करनी पड़ेगी। एग्जाम फाइट क्या करते हैं? जैसे अपन एग्जाम फाइट करते हैं, एग्जाम को अपन भाग्य के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। एग्जाम की तैयारी हम भाग्य के भरोसे तो नहीं कर सकते ना। भाग्य यानी कि लक। एग्जाम के अपन क्या है? प्रिपरेशन भाग्य या लक के हिसाब से तो नहीं कर सकते। जिस दिन हम एग्जाम के कैपेबल हो गए, जिस दिन हम एग्जाम के क्या हो गए? कैपेबल हो गए, तो एग्जाम उसी दिन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, या हमें क्या बनना पड़ेगा? एग्जाम के लिए कैपेबल होना पड़ेगा। जैसे आप एसएससी की बात करते हो, आपको एसएससी की बात करते हो, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, जीके आना चाहिए। जीके यानी जीएस, पूरा जीएस आना चाहिए। और उसके बाद में बचा क्या? क्या बचा? मैथ्स बचेंगे, मैथ्स तो छोड़ ही दिया मैं तो ये चारों आने चाहिए। तो यानी कि आपको क्या होना? कैपेबल बनना पड़ेगा, कैपेबल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आपको कैपेबल बनना पड़ेगा। ये लो भाई साहब ट्रिक। अच्छी बेगम के लिए अब देखो, अच्छी बेगम, बेगम से हो गया बेगम हजरत महल। लक से हो गया लखनऊ, लखनऊ। लक से हो गया लखनऊ। भैया कैपेबल ये आ गया कैम्बल या कैंपबल। ये था कैंपबेल। ये क्या हो गया? ये हो गया कैंपबेल। आया बताओ ट्रिक खतरनाक। वीडियो को लाइक कर दो, मजे आ जाएंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अवध के लिए देखा, नेता हो गई बेगम हजरत महल। दबाने के लिए आता है कौन? कैंपबेल या कैम्बल। ट्रिक क्या होती है? अच्छी बेगम चाहिए ना आपको। अच्छी बेगम के लिए आपको एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। एग्जाम क्लियर करने के लिए आप भाग्य के भरोसे तो नहीं रह सकते। भैया हम तो शादी तो उसी से करेंगे, भैया हम शादी तो उसी से करेंगे। क्या आती है? कोई ना, सिलेक्शन निकालेंगे हम, सिलेक्शन निकालेंगे। भैया फिर बात करना बंद कर दी, अब क्या करें? भैया देखो टाइम सबका आता है, टाइम सबका आता है। जो आपका भी चाहिए से आपने मैसेज डाल के छोड़ दिया, उसको मैसेज सीन नहीं हो रहे। थोड़ा सा अपने को तपाओ, थोड़ा सा मेहनत करो। अभी अपना क्या चल रहा है? मेहनत वाला टाइम चल रहा है।
कुछ टाइम बाद में जो अपने जो मैसेजेस है, या आप सेलेक्ट हो गए, कुछ टाइम बाद जैसे आप सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट होते भाई साहब उसको आपको है ना, वो आएगी ना आपसे मिलने, तो उसको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपकी। वो देखो आप, वो उसको आपको क्या लेनी पड़ेगी, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो आपकी वो डीपी देखने के लिए तरस जाएगी फिर बाद में, बोला गलत छोड़ दिया था मैं उसको, बोला गलत छोड़ दी थी मैं उसको। तो ये था अवध। अवध के बारे में फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बोला अपन ने दिल्ली की बात कर ली, दिल्ली के बाद में अवध कर ली, अब बात करेंगे कानपुर की। देख लो भाई साहब, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दिखाएंगे भैया, दिखाएंगे। अब बात करते हैं अपन, अरे रे रे गन निकल जाती है तो, रुको एक सेकंड। हाँ, अब बात करते अपन कानपुर की। भैया यार याद दिला दी आपने। भैया ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। फटाफट जोश माओ फटाफट। कानपुर की बात करते हैं। चलो, कानपुर में जो नेता थे, कानपुर में नेता थे नाना साहब। जान गए क्या नाना साहब को? नाना साहब भैया मैं तो एक गिरोह जानता हूं, नाना साहब, जिनका नाम था नाना साहब धोधू पंत। धोधू पंत भैया मैं तो एक ही शख्स को जानता हूं, में से आपने तीन, मतलब एक नाम है लेकिन आपने, हम इसमें एक को जानते हैं, तो नाना को जानते हैं जो हमारे नाना है। दो नाना साहब बताओ, नाना साहब कौन थे? नाना साहब जो बाजीराव दित्ते थे उनके दत्तक पुत्र थे, यानी कि उनके गोद ले हुए पुत्र थे। इनको क्या है कि पेंशन नहीं मिल रही थी, तो पेंशन के लिए क्या करते थे? विद्रोह कर देते हैं। अब इनका साथ देने के लिए आते हैं तात्या तोपे। साथ ही थे इनके तात्या तोपे। कौन से? तात्या तोपे। अब मजाक खूब हो गया है, फटाफट चलेंगे, पढ़ेंगे, कोर्स कंप्लीट करना है अपने को भी। साथी कौन हो गया? तात्या तोपे। तात्या तोपे हो गया। चलो बात करते हैं आगे। नेता हो गया कौन? नाना साहब धोधू पंत, वही। अब दबाने के लिए कौन आएगा? विद्रोह को। विद्रोह को दबाने के लिए कौन आता है? विद्रोह को दबाने के लिए आता है कैंपबेल। भैया मैक्सिमम कैंपबेल ही आता है, जितने भी हो ना मैक्सिमम को क्या है? कैंपबेल ही दबाता है। अबे ट्रिक बता दो आप तो। देखो सर्दी आने वाली है, क्या आने वाली है? सर्दी आने वाली है। सर्दी आने वाली होगी तो क्या होगा? आपके घर वाले बोलेंगे भैया टोपी पहन लो, ये कानों को ढक लो। घर वाले बोलते भैया कानों को ढक लो, कानों को ढक लो, ये कानों को। क्या कर लो? कानों को ढक लो, कानों को ढक लो। ढकेंगे कैसे? ढकेंगे कैसे? हम ढकते हैं तो कैप लगा लेंगे, या तो लगा लेंगे कैप, या फिर लगा लेंगे अपन क्या? टोपी। हाँ तो बन गई ट्रिक अपनी, बन गई ट्रिक। का से तो हो गया, क्या हो गया? कानपुर। का से हो गया कानपुर। न से हो गया क्या? न से क्या हो गया? नाना साहब। न से क्या हो गया? न से हो गया नाना साहब। और देखा जाए कैप, कैसे हो गया? कैप, कैंपबेल, कैंपबेल। और फिर इसके बाद में टोपी, टोपी हो गया तात्या तोपे, तात्या तोपे। भाई साहब ट्रिक देख लो आप। क्या हुआ कि सर्दी आएगी, सर्दी में अपन, सर्दी सीजन चालू हो चुका भी, आप भी जानते हो। अब कुछ टाइम बाद हम क्या लगाएंगे? कानों को ढकने के लिए हम लगाएंगे टोपी या कैप। तो कान से तो हो गया कानपुर, न से हो गया नाना साहब। ढकेंगे, अब आपको पता है ढकेंगे कैसे? ये तो कैप लगाएंगे या फिर टोपी लगाएंगे। कैप लगाएंगे तो कैप से हो गया कैंपबेल, और टोपी से हो गया तात्या तोपे। ये अपना खत्म कानपुर। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। बोलो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? खतरनाक वाला मजा आ रहा है भैया, खतरनाक वाला। कानपुर हो गया। अब बात करते हैं भैया बिहार। भैया बिहार, जी आओ मैं बिहार के लल्ला। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार खतरनाक है भाई साहब। अब बात करेंगे हम किसकी? बात करने वाले बिहार की। बिहार कौन सा हो गया? चौथा। बिहार या जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार हो गया, या बात करें जगदीशपुर की। तो भैया यहां से जो नेता है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट करने वाला जो नेता है, अरे यार मेरी मात्रा है बहुत रिप्रेजेंट करती है मेरे को। नेता कौन था यहां पे? नेता था कुंवर सिंह। यहां पे जो नेता था जिन्होंने यहां पे क्रांति को संभाला, विद्रोह को संभालने वाला, देखो भाई साहब, कुंवर सिंह। तो यहां पे इसका क्या हो गया? नेता तो हो गया, नेता हो गया कुंवर सिंह, कुंवर सिंह हो गया। अब यहां पे जो विद्रोह को दबाने के लिए आएगा, विद्रोह को दबाने के लिए आते हैं दो अंग्रेज अधिकारी, दो अंग्रेज अधिकारी।
पहला तो आता है भैया, एक तो आता है विलियम टेलर। पहला तो आएगा विलियम टेलर। इसकी ट्रिक भी तगड़ी है, इस वाले की ट्रिक भी खतरनाक है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है विंसेंट आयर। दो बात करें अपन बिहार की, बिहार के जो नेता थे, बिहार में जो क्रांति को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको जो मेन देखा रखी कर रहे थे, वो कर रहे थे कुंवर सिंह। और उसको दबाने के लिए क्या दो अंग्रेजी अधिकारी, एक तो आता है विलियम टेलर और एक विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर। अब भैया ट्रिक बता दो आप तो, चलो ट्रिक पे बात करते हैं फटाफट। भैया कुंवारे के लिए क्या चाहिए होती है? अगर कोई जॉब है, अगर मान लो कोई अपने जैसे किसी जॉब लग गई, अब क्या है, अब मेन काम क्या होता है भैया? मेन काम होता है शादी करवा दो। आप तो घर वाले बोलते हैं यार पापा अब तो नौकरी लग गई, अब क्या करो, आप तो शादी करा दो, अब हम कैपेबल हो गए, अब आप क्या है शादी करा दो। यानी कि कुंवारे की जिंदगी में बाहर लाने के लिए क्या करो, उसको बीवी ला दो। ट्रिक यही है, ट्रिक यही है कुंवारे की जिंदगी में बाहर लाने के लिए। कुंवारे की जिंदगी में बाहर लाने के लिए उसकी शादी करा दो, या उसको बीवी ला दो, उसको बीवी ला दो। ये लो भाई सा ट्रिक खतरनाक। देखो कुंवारे से तो हो गया कुंवर सिंह, कुंवारे से तो क्या हो गया, कुंवारे से तो हो गया कुंवर सिंह। कुंवारे से क्या होता है भैया? कुंवारे से होता है कुंवर सिंह। बाहर से हो गया बिहार, बाहर से क्या हो गया? बाहर से हो गया बिहार। लाने के लिए उसको बीवी ला दो भैया। कुंवारे की अगर जिंदगी में बाहर लानी है तो उसको क्या ला दो? बीवी ला दो उसकी। बीवी से एक तो बी से तो हो गया विलियम टेलर, एक तो हो गया विलियम टेलर और एक बी से हो गया विंसेंट आयर। लो भाई सब कैसी लगी? फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, मजाक नहीं चलेगा। ट्रिक खतरनाक आ रही है आपके लिए। बिहार भी हो गया। बिहार के बाद में आता है झांसी। चलो फटाफट, अब ये फटाफट करना है, टाइम बढ़ जाएगा ना, वीडियो लंबा चल जाएगा, वही बात है। अब बात करने वाले अपन झांसी की। 5 पॉइंट लगाओ। झांसी को तो पता है भैया, झांसी की जो नेता थी वो कौन थी? लक्ष्मीबाई। झांसी की जो नेता थी, झांसी की नेता कौन थी? झांसी की नेता थी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। भैया अब यहां इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा आएगा? विद्रोह को दबाने के लिए आएगा हीरोज। विद्रोह को दबाने के लिए कौन आएगा? विद्रोह को दबाने के लिए आएगा हीरोज। भैया ट्रिक लिखा दोगे इसमें भी यार। चलो बात करो ट्रिक की, बात करते ट्रिक को। गाना सुना होगा, रानी राजा को रानी से प्यार हो गया। मजा आया? तो आया याद गाना। अब उसको गाने को थोड़ा उल्टा करते, थोड़ा चेंज करते। अब की बार लगाएंगे, पहले गाना क्या था? राजा को रानी से प्यार हो गया। अब लगाएंगे रानी को राजा से प्यार हो गया। अब लगाएंगे रानी को। आवाज भैया आपकी बहुत गंदी है यार। रानी को क्या हो गया? राजा से प्यार हो गया, राजा से प्यार हो गया। आपके लिए दो ट्रिक कहां से बनानी पड़ रही है। रानी से आप जान गए, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई। रानी एक ही रानी है तो क्रांति में तो है, रानी लक्ष्मीबाई। राजा, जा से हो गया यूरोज। राजा से क्या हो गया? ह्यूरोज। तो यही है बस, ट्रिक खत्म। झांसी के बारे में अपन ने देख लिया। बताओ, रानी को राजा से प्यार। भी आपने गाने चेंज कर दिया है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। झांसी हो गई। झांसी के बाद में अपन बात करने वाले हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद 6 पॉइंट पे बात करते हैं इलाहाबाद की। ट्रिक्स देखो आप तो भाई साहब खतरनाक, भूलोगे ही नहीं अगली बार। क्वेश्चन दिखते टिक। अब जब क्वेश्चन कराऊंगा ना संडे को, तो आप देना भैया दिखते टिक लगाओगे, दिखते टिक लगाओगे आप। 7 अपन बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद का तो जो नेता था वो था लियाकत अली। इलाहाबाद का नेता कौन था? इलाहाबाद का नेता था लियाकत अली। यहां की बात करते हैं नेताजी की। यहां के जो नेताजी वो कौन थे? लियाकत अली। लियाकत अली यहाँ पे क्या थे? लियाकत अली यहाँ पे क्या थे? नेता थे। इनको दबाने के लिए, या इसके जो विद्रोह था, विद्रोह को दबाने के लिए कौन आता है? नील आता है। विद्रोह को दबाने के लिए कौन आता है? विद्रोह को दबाने के लिए नील आता है। भैया ट्रिक लिखा दो आप तो। ट्रिक छोटी सी है इसकी, क्या है? ईले नील।
ई ले नील, बोलते ना ई ले कॉपी, ई ले तू पेन, कई कई जगह होती है लैंग्वेज। तो ई से तो क्या हो गया, ई से हो गया इलाहाबाद, ई से हो गया इलाहाबाद, ले से हो गया क्या, ले से कौन, लियाकत अली, लियाकत अली, और नील से खुद हो गया नील, दबाने के लिए, इसको विद्रोह को दबाने के लिए कौन आता है, विद्रोह को दबाने के लिए आता है नील। तो ये था इलाहाबाद, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात करें नेक्स्ट की। अब बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट बरेली। नेक्स्ट बात करेंगे बरेली की। भाई साहब बरेली का नाम सुनते ही कई के मनों में तो पतंगबाजी चालू रहती है, भैया बरेली की मांझा वांझा। एक बरेली का झुमका भी फेमस है, वो गाना नहीं है, झुमका गिरा रे। बात करते बरेली। बरेली, जो बरेली के जो नेता थे वो कौन थे, बरेली का नेता था बहादुर, बरेली का जो नेता था वो था बहादुर, यानी कि बहादुर खान। बरेली का जो नेता था, बरेली का नेता था बहादुर खान, बरेली का नेता था बहादुर खान। चलो नेता हो गया, तो इसको विद्रोह को दबाने के लिए कौन आएगा, कैंपबेल को बुला लेगा वापिस, बताओ, कैंपबेल। अब भैया ट्रिक बता दो आप, तो फटाफट आप ट्रिक करा रहे हो तो इसमें भी ट्रिक बताओगे। चलो ट्रिक के बारे में निकलो फटाफट। ट्रिक क्या होगा देखो, अब जैसे ये ना दीपावली का सीजन क्या है, चलो आपको मेरी बताऊं, जैसे मेरी क्या हमारी सबकी बताऊं। जैसे हमारी स्कूल थी, स्कूल्स में क्या होता था कि जैसे दिसंबर में हाफ ईयरली एग्जाम लगती थी, यानी कि बोलते ना वो अर्धवार्षिक पेपर। वो होने के बाद में क्या कि जैसे ही दिसंबर के लास्ट मंथ में एग्जाम खत्म होते, उसके बाद में जैसे एग्जाम खत्म उससे पहले घर वाले क्या कि पतंगों के हाथ नहीं लगाने देते थे, पतंग नहीं उड़ाने देते थे। जैसे एग्जाम खत्म उस दिन तो भाई साहब, अब उस दिन से फिक्स होता भाई 2 से 3 घंटे में पतंगबाजी करेंगे छत पे बढ़िया। अब उससे क्या होता था, पतंगबाजी कर ली। जैसे अब सकरात आती है 14 जनवरी की, आप भी जानते हो। जैसे सकरात आई, सकरात से पहले हम मीटिंग करते सारे के सारे, भैया तू कौन कौन सी पतंगे लाया, बरेली की पतंगे कौन लाया, बरेली का मांझा। अब कोई बोलते भैया मैं लाया हूं बरेली का मांझा, इज्जत बढ़ जाती थी उसकी, क्योंकि सब जानते भैया जो बरेली का मांझा होता है वो क्या होता है, कैपेबल होता है। तो ट्रिक भी वहां से निकल के आएगी भैया, ट्रिक क्या निकल के आएगी, बरेली का मांझा, बरेली का मांझा। बरेली का मांझा क्या होता है, कैपेबल होता है। बरेली का मांझा क्या होता है भैया, बरेली का मांझा कैपेबल होता है। कैपेबल से क्या हो गया, देखो बरेली से एक एक करके बात करें। बरेली का तो बरेली हो ही गया, अरे बरेली का मांझा बहुत कैपेबल होता है, सॉरी बहुत कैपेबल होता है। वैसे होगा बहादुर खान, ये तो भूल ही गया था चाचा को, तो बहादुर खान। कैपेबल से हो गया कैम्बल या कैंपबेल। लो भाई साहब बरेली भी खत्म। इसके साथ यहां पे भी लिख लो, 2 है। एक तो आता है कौन सा, गाजीपुर, गाजीपुर का होगा अहमदुल्ला। अगला आएगा 9वां गाजीपुर। गाजीपुर की तरफ से कौन था, गाजीपुर की तरफ से था अहमदुल्ला। कौन सा था, अहमदुल्ला। गाजीपुर तो नहीं था, फैजाबाद था, गाजीपुर थोड़ी ना था। देखो देखो मैं भी बह गया आपके साथ ही, फैजाबाद था, फैजाबाद। फैजाबाद की तरफ से तो होगा अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। फैजाबाद हो गया। और 10वीं की बात करें अपन, देखो 9वीं में तो फैजाबाद की तरफ जो नेता था वो कौन था, अहमदुल्ला था। और एक और अपन बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर का कौन था, गजाधर। ये तो ये अपन ने देख लिया मेन जो जहां जहां क्रांति हुई, जहां पे जो विद्रोह हुआ, उसका जो नेता कौन था, उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी है, और आपको मैंने सब पे ट्रिक लिखाई है। तो बताओ कैसी लगी ट्रिक। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आपका काम है भैया, खींच के रखो मीटर। मतलब भैया मैंने किसी वीडियो में, मैक्सिमम वीडियो में नहीं बोली है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल। अब बोलना पड़ता है यार, थोड़ा सा चैनल को बढ़ाओ यार, बोलना पड़ता है। क्या बोलेंगे, काम है ये हमारा, आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे तो थोड़ा सा लेना यार। अपन ने बात कर ली प्रमुख केंद्र के बारे में बात कर ली। उसके बाद अपन बात करेंगे क्या, स्वरूपों की। उसके बाद में बात करेंगे हम किसकी, स्वरूपों की।
जिसको अपन लेके आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।